सबसे पहले निषेचन और निषेचन का अवस्था पढ़ेंगे। 5 अवस्था पढ़ना है, छोटा छोटा अवस्था है, लेकिन एक एक की समझ में आना चाहिए सबको। सबसे पहला कि निषेचन का खोज किसने किया? खोज तो हार्टविग नाम का एक वैज्ञानिक थे। हार्टविग नाम का एक वैज्ञानिक थे, यही निषेचन का खोज किए। अरे खोज क्या किए हैं? ये निषेचन के बारे में सबसे पहला जो पता लगाए है ना, वो हार्टविग ही किए। जल्दी से तो पहला क्या है कि हार्टविग ने क्या किए? निषेचन का खोज किए। दूसरा पॉइंट कि निषेचन क्या होता है? निषेचन तो नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु, ये दोनों आकर के जब संलयन करते हैं तब इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? निषेचन बोला जाता है। जो कि कैसा होता है? जो क्या होता है? द्विगुणित होता है। ये दोनों क्या होता है? अगुणित और ये कैसा होता है? द्विगुणित। तो ये 2 पॉइंट है। इसका मेन हमको पढ़ना है अवस्था। अब हम लोग को पढ़ना क्या है? निषेचन की अवस्थाएं। इसको आराम से समझना है। निषेचन की अवस्थाएं 5 अवस्था है, 5 अवस्था को आराम से समझना है। सबसे पहला पॉइंट, पहला अवस्था वीर अस्खलन। सबसे पहला अवस्था है वीर अस्खलन। अब इसमें पॉइंट समझते जाना है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? निषेचन की अवस्था है। कितना अवस्था पढ़ना है? 5। सबसे पहला अवस्था क्या है? वीर अस्खलन। पहला बिंदु इसमें, जब नर और मादा संभोग प्रक्रिया के दौरान, या इसको हम लोग लिख सकते हैं मैथुन प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, नर के वीर्य को मादा के योनि भाग में क्या किया जाता है? नर के वीर्य को मादा के योनि भाग में क्या किया जाता है? योनि भाग में स्थानांतरित किया जाता है। स्थानांतरित, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वीर अस्खलन बोलते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया वीर अस्खलन में, कि जब नर अपने वीर्य को मादा के योनि भाग में क्या करता है? स्खलन करता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वीर अस्खलन बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, वीर अस्खलन के दौरान, वीर अस्खलन में कितना वीर अस्खलित होता है? अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि कितना वीर अस्खलित करता है? तो कोई भी नर जो वीर अस्खलित करता है मादा के योनि में, वो 3 से 5 ml, मात्र 3 से 5 ml, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट ये आ रहा है कि उस 3 से 5 ml वीर्य में शुक्राणु की संख्या कितना होता है? तो उस वीर्य में शुक्राणु की संख्या कितना होगा? 20 से 30 करोड़। मात्र 3 से 5 ml में शुक्राणु की संख्या कितना होता है? 20 से 30। चौथा पॉइंट कि शुक्राणु गतिशील करता है। पता है ना, शुक्राणु गति करता है जबकि अंडाणु गति नहीं करता है, याद रखना। तो शुक्राणु जो है, शुक्राणु गति करता है। किसमें गति करता है? वीर्य में गति करता है। किसमें? वीर्य में। समझ में आया बात? क्योंकि वीर बताए थे ना कि ग्रंथि, जहाँ नर ग्रंथि जो था, नर जनन ग्रंथि जो था, वो 3 ग्रंथि हम बताए थे। वो तीनों ग्रंथि मिल करके क्या बनाया था? वीर। और उसी वीर में क्या था? शुक्राणु। और शुक्राणु वीर में ही क्या करता है? गति करता है। कितना गति करता है? तो 1 से 4 mm पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 1 से 4 mm शुक्राणु उस वीर में क्या करता है? गति करता है। जैसे एक सिंपल सा बात बताए कि मान लो कोई आदमी एक प्लास्टिक को अपने शरीर में पूरा लगा लिया, ठीक है, पूरा प्लास्टिक को पूरा शरीर से ढक लिया, पैर हाथ सब चीज़, और वो आदमी उस प्लास्टिक में, ठीक है। अब वो आदमी जब चलेगा तो साथ साथ प्लास्टिक भी चलेगा कि नहीं? तो वीर में शुक्राणु है। सिंपल सा बात है, वीर में क्या है? शुक्राणु है। तो शुक्राणु अगर गति करेगा तो साथ साथ वीर भी क्या होगा? आगे की तरफ जाएगा। कितना गति करेगा? तो 1 से 4 mm पर मिनट। समझ में आ गया बात? क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट,
अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि क्या 20 से 30 करोड़ शुक्राणु फिलोपियन नालिका के पास पहुंच पाता है? तो नहीं। 20 से 30 करोड़ में से 20 से 30 करोड़ में से मात्र 100 से 200 शुक्राणु ही फिलोपियन नालिका तक क्या होता है? फिलोपियन नालिका तक पहुंच पाता है। फिलोपियन नालिका तक पहुंच पाता है। कितना? मात्र 100 से 200। तो बाकी का बचा हुआ क्या होता है? मर जाता है। कैसे मरता है? तो दो कारण है मरने का, दो कारण है। हंसो आराम से, 1 साल के बाद पता चल जाएगा। 1 साल नहीं, 6 मंथ के बाद से, ठीक है। जो स्टूडेंट क्लास में सीरियस नहीं रहता है ना, उसका एग्जाम भी वैसा ही जाता है। समझ में आया कि नहीं? अब देखो, 2 कारण से मरता है। एक कारण ये है कि मादा का योनि भाग जो होता है, मादा का योनि भाग अम्लीय होता है, जबकि जो शुक्राणु जो होता है, जो वीर होता है, कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो अम्लीय क्षारीय तो मिलकर के क्या करेगा? नष्ट करेगा। दूसरा, मादा का जो योनि होता है, योनि का जो अंतावीति होता है, अंतावीति उसमें पाया जाता है WBC। क्या पाया जाता है? WBC। और WBC जो होता है वो एंटीबॉडी का काम करता है। तो देखो, शरीर के अंदर अगर मादा के योनि भाग में जाने का मतलब हुआ कि मादा के शरीर के अंदर जा रहा है, सिंपल सा बात है। तो योनि भाग में क्या है? WBC एक प्रकार का एंटीबॉडी होता है। बाहर की चीज़ जैसे ही शरीर के अंदर जाता है ना, तो उसके विपरीत अभिक्रिया करता है, उसको आने नहीं देता, उसको नष्ट करना चाहता है। तो ये 2 कारण है जो 20 से 30 करोड़ शुक्राणु में से मात्र कितना पहुंच पाता है? 100 से 200 शुक्राणु। बाकी नष्ट क्यों होता है? तो एक कारण है अम्लीय, और दूसरा कारण है कि मादा का योनि का अंतावीति में क्या पाया जाता है? WBC। ये दोनों कारण है जिससे सबके सब क्या हो जाता है? नष्ट। और जो ज़्यादा एनर्जी वाला रहता है शुक्राणु, वही पहुँच पाता है कितना? 100 से 200। यहाँ तक बात समझ में आ गया? तो इस पूरा प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वीर स्खलन बोला जाता है। समझ में आ गया? अरे ऐसा देखा है कि नहीं तुम सब कि मान लिया जाए कोई भी ऐसा पक्षी वगैरह रहता था, चाहे कोई चूहा वगैरह को प्लास्टिक में बंद कर देते थे, उसको ऐसे ही रख दिए तो चूहा इधर उधर जाता था, तो साथ साथ प्लास्टिक भी जाता था। और वही चीज़ तो है वीर में, क्या है? शुक्राणु है। शुक्राणु आगे बढ़ेगा तो वीर भी साथ साथ क्या होगा? आगे जाएगा। इसमें क्या सोचेंगे? चलो फिर से बता रहे हैं। अब देखो, अभी एक पॉइंट छूटा हुआ है, मेन पॉइंट इसका छूटा हुआ है। निषेचन की अवस्था। निषेचन का 5 अवस्था पढ़ना है, एक एक तोड़ के बताएंगे पूरा एकदम, ठीक है। पहला वीर स्खलन। पहला अवस्था क्या है? वीर स्खलन। वीर स्खलन क्या होता है कि नर और मादा संभोग प्रक्रिया के दौरान नर का जो वीर है वो मादा के योनि भाग में क्या करता है? हस्तांतरित करता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वीर स्खलन बोलते हैं। समझ में आ गया बात? दूसरा पॉइंट ये है कि नर एक बार में मादा के योनि में कितना मतलब वीर को क्या करता है? हस्तांतरित करता है। तो याद रखना, एक बार में 3 से 5 ml, ठीक है। और इस वीर में शुक्राणु की संख्या कितना होता है? 20 से 30 करोड़ होता है। अब शुक्राणु भी गति करता है। शुक्राणु वीर में कितना गति करता है? तो 1 से 4 mm पर मिनट, मतलब 1 मिनट में या तो 1 mm चलेगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4। अगर ज़्यादा एनर्जी वाला है तो 4 चलता है। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो क्या 20 से 30 करोड़ शुक्राणु पहुँच पाता है अंडाणु के पास? तो नहीं। केवल और केवल कितना पहुँचता है? 100 से 200। अब बाकी सबके सब क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गया? अब क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये 100 से 200 शुक्राणु कितना समय तक इंतजार करता है अंडाणु का? अंडाणु का वेट करेगा ना? ऐसा तो नहीं है कि अंडाणु बन करके पहले से रखा हुआ है फिलोपियन नालिका के तुम्बिका वाले भाग पे। अगर नहीं रखा हुआ तो कितना समय तक वेट करेगा? तो देखो, समझो आराम से। मेरा कहने का मतलब पहले समझो कि हम क्या बोल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो ये फिलोपियन नालिका था। अब यहाँ पे अंडाणु तो ऐसा तो नहीं है कि पहले से बनकर तुम्बिका वाले भाग पे है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन शुक्राणु तो अभी क्या हो रहा है? शुक्राणु धीरे धीरे गति करके 100 से 200 पहुँच गया यहाँ पे, ठीक है। धीरे धीरे 100 से 200 पहुँचने के बाद ये कहाँ पे वेट करेगा? इस फिलोपियन नालिका के पास वेट करेगा। तो अब तुम बताओ कितना समय तक ये अंडाणु का वेट करेगा?
तो अंडाणु का मात्र वेट करता है 24 से 48 घंटा, मतलब 1 से 2 दिन तक वेट करता है। कौन? 100 से 200 जो बचा हुआ है, उसमें भी बहुत सारा मर जाता है, कुछ बचता है 100, 150, 180 के आसपास, 80 के आसपास बचता है, 80-100 के आसपास, बाकी सब क्या होता है? मर जाता है। कितना दिन वेट करेगा? 1 से 2 दिन मात्र वेट करता है। अगर अंडाणु आया तो ठीक है, और नहीं आया तो नष्ट हो जाता है। समझ में आ गया बात? क्लियर है? ठीक है। संधारण, इसको इंग्लिश वर्ड से बहुत बढ़िया समझते, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस तो देखो सिंपल सा, नाम से नहीं पता लग रहा है, कैपेसिटी। देखो 20 से 30 करोड़ शुक्राणु में से कुछ ही शुक्राणु के पास कैपेसिटी है जो फैलोपियन नालिका तक क्या होता है? पहुंच पाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? संधारण। संधारण का मतलब क्या हुआ कि संधारण को इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटेंस, मतलब कैपेसिटी, एनर्जी। उस शुक्राणु के पास क्या था? एनर्जी था, ऊर्जा था, कहाँ तक पहुँचने का? फैलोपियन नालिका तक। तो उस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? संधारण। तो संधारण अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में कुछ शुक्राणु ही फैलोपियन नालिका तक पहुंच पाता है। इस अवस्था को संधारण कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? संधारण। क्या सुनो, क्या सभी शुक्राणु के पास संधारण करने का क्षमता है? नहीं। कितना था? 100 से मात्र 200, इतना ही शुक्राणु है जिसके पास क्षमता था। क्या क्षमता था उसके पास? क्यों फैलोपियन नालिका तक क्या हो? पहुंचे। तीसरा, वेदन अवस्था, पेंट्रेशन स्टेट। वेदन अवस्था। अब सुनो ध्यान से एकदम। अब मान लो कि 1 से 2 दिन के अंदर वो अंडाणु पहुंच गया कहाँ पे? तुम्बिका वाले भाग पे। क्या बोल रहे हैं? फिर से रिपीट कर रहे हैं कि 1 से 2 दिन के अंदर मान लो कि अंडाणु पहुंच गया कहाँ पे? तुम्बिका वाले भाग पे। तो ये पहुंचा अंडाणु, आराम से समझना, अंडाणु नहीं बोलते हैं इसको द्वितीयक अंडक बोलते हैं। ठीक है, ये द्वितीयक अंडक था जो कि कैसा था? आगुनित था। याद आ रहा है? आगुनित केंद्रक था। याद आ रहा है? इसके ऊपर में क्या था? जोना। याद आ रहा है? ये जोना पेलिसुडा, और ये जोना पेलिसुडा के ऊपर क्या था? कुछ कोशिका था। ठीक है, किसका कौन सा कोशिका था? ग्राफियन कोशिका। ये ग्राफिकन कोशिका है। याद आ रहा होगा कुछ, पूरा तो नहीं याद आ रहा है, थोड़ा याद आ रहा होगा। अच्छा, पूरा याद आ रहा है। ये था। और उसके बाद क्या बताया था? याद आ रहा है कुछ कि एक परत भी बना दिया था। ठीक है, ये परत भी बना दिया था। इस परत को हम लोग क्या बोलते थे? कोरोना रेडिएटा। तो ये था तुम्हारा येलो कलर का जोना पेलिसुडा, और ये क्या था? कोरोना रेडिएटा। पेलिसुडा होता। अच्छा, ठीक है, हो गया। और ये क्या था? कोरोना रेडिएटा। याद आ रहा है? चलो, बहुत बढ़िया। रेडिएटा। चलो, ये था तुम्हारा क्या? द्वितीयक अंडक। ये कहाँ है? तुम्बिका वाले भाग पे। अब कौन आएगा? यहाँ पे आएगा तुम्हारा इस प्रकार से शुक्राणु। बड़ा बन गया ये, इसको ही बनाना पड़ेगा छोटा। ये आया शुक्राणु। अभी तो वहाँ पे ऐसे ही बताते कीपक वगैरह, भी बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा तुमको। यहाँ से क्वेश्चन का जो बड़ा एग्जाम का तैयारी करता है तो बढ़िया से पढ़ लेना बाबू, जो बता रहे हैं अभी। अरे बन जाओ, बनने का एकदम नाम नहीं ले रहा है। चलो, मान लो हो गया। अरे मान लो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था? बताओ। यहाँ था एक्रोसोम। याद आ रहा है ना? और यहाँ क्या था? यहाँ था केंद्रक, आगुनित केंद्रक। और यहाँ पे क्या था? समीपस्थ तारक केंद्र। और यहाँ पे दूरस्थ। और ये माइक्रोकॉन्ड्रिया वगैरह था, ये सब
यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है तो इसका भी ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या हुआ आराम से समझो, ठीक है। ये है द्वितीयक अंडक और ये है तुम्हारा शुक्राणु, मतलब नर का ये शुक्राणु और ये मादा का क्या है द्वितीयक अंडक। जैसे ही स्पर्श किया, स्पर्श करते ही ये जो आगुणित जो संरचना था ये क्या किया, विभाजित किया, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। अब ये अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय करके ये एक बना लिया क्या, अंडाणु, और एक क्या बनाया, द्वितीय ध्रुवीय। याद आ रहा है कुछ, ठीक है। अब क्या होगा सुनो ध्यान से कि ये द्वितीय ध्रुवीय काय का तो कोई काम है नहीं, उस समय भी बताए थे कि द्वितीय ध्रुवीय काय का कोई काम नहीं है, तो ये क्या चाहेगा कि इस रास्ता से क्या चाहेगा, बाहर निकलने के लिए। तो ये जिस रास्ता से निकलता है इसको हटा रहे हैं, ठीक है, इतना बढ़िया से बनाए भी मिटाना ही पड़ता है। अब इसको क्या होगा कि इस जिस रास्ता से निकलता है उसका नाम दे दिया गया है, इसका नाम है सक्रिय ध्रुव। इस जगह का क्या नाम है, सक्रिय ध्रुव। अब थोड़ा एंजाइम का नाम हम लिख देते हैं, पाचन एंजाइम। एंजाइम का नाम याद रखना, बड़ा एग्जाम का कोई तैयारी कर रहा है नीट वगैरह का तो एंजाइम का जरूर याद रखना ना, पहले ही बता रहे हो, ठीक है। अब सुनो पूरा कहानी। आप देखो इधर देख रही है, ये क्या हुआ कि ये जो द्वितीय ध्रुवीय काय था ये क्या था कि इस अब अंडाणु के अंदर इसका कोई काम नहीं था, तो ये क्या हुआ, एक रास्ता बनाया और उस किस रास्ता, एक रास्ता का नाम क्या दिया, सक्रिय ध्रुव। इस रास्ता से होते हुए ये इस अंडाणु के प्लाज्मा झिल्ली से क्या हो गया, बाहर निकल गया। ये क्या था, द्वितीय ध्रुवीय काय, ये बाहर निकल गया, द्वितीय ध्रुवीय काय। अब ऐसा क्या क्यों हुआ तो समझो कि जैसे ही ये स्पर्श हुआ तो स्पर्श होते ही यहाँ पे परत बना हुआ, ध्यान से समझना। कौन कौन सा परत है, एक पहला परत है कोरोना रेडिएटा को, एक दूसरा परत है जोना पेलिस्यूडा, और तीसरा है कि इस अंडाणु का प्लाज्मा झिल्ली, ये क्या है प्लाज्मा झिल्ली। ये तीनों परत को तोड़ेगा ना, तो तीनों परत को तोड़ने का काम क्या है, इस एक्रोसोम को। ये एक्रोसोम एक प्रकार का एंजाइम है, एंजाइमों का समूह है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ये एक्रोसोम एंजाइमों का क्या होता है, समूह होता है। एक्रोसोम एंजाइमों का समूह होता है जिसमें 3 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। एक है हाइल्यूरोनिडेन, दूसरा कोरोना पाचन एंजाइम, और चौथा तीसरा तुम्हारा जोना लाइसिन एंजाइम। देखो नाम सही लग रहा है, कोरोना पाचन एंजाइम, ये इसमें पाया जाता है एक्रोसोम में। ये क्या करेगा कि कोरोना वाले परत को क्या करेगा, गला देगा। ये कौन सा एंजाइम करेगा, कोरोना पाचन एंजाइम। किस में पाया जाता है, एक्रोसोम में। दूसरा कौन सा परत मिलेगा, जोना पेलिस्यूडा। तो जोना पेलिस्यूडा को कौन करेगा, जोना लाइसिन एंजाइम। ये जोना पेलिस्यूडा को क्या करेगा, तोड़ देगा। तीसरा एंजाइम क्या है, हाइलोनिडेन। ये क्या करता है, ये 2 काम करता है। एक कीपक ऐसा सन, इसका प्लाज्मा झिल्ली और शुक्राणु का प्लाज्मा झिल्ली मिल करके ये क्या बना देता है, निषेचन। ये क्या बना देता है, निषेचन कीप बना देता है। तो इस एंजाइम का 2 काम है, इस एंजाइम का 2 काम, एक अंडाणु के प्लाज्मा झिल्ली को क्या करना, तोड़ना, और दूसरा शुक्राणु के प्लाज्मा झिल्ली और अंडाणु के प्लाज्मा झिल्ली को क्या करता है, ये जोड़ता भी है। ये कौन से एंजाइम का काम है, इस एंजाइम का। तीनों एंजाइम का काम समझ लो, ठीक है। कोरोना रेडिएटा क्या करता है, कोरोना पाचन एंजाइम क्या करता है, कोरोना वाले अस्तर को तोड़ता है। जोना लाइसिन एंजाइम क्या करता है, जोना पेलिस्यूडा वाले परत को तोड़ता है। और ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम का 2 काम, एक है कि जो अंडाणु के अंदर प्लाज्मा झिल्ली है उस प्लाज्मा झिल्ली को क्या करेगा, ये इस प्लाज्मा झिल्ली को शुक्राणु के प्लाज्मा झिल्ली के साथ क्या करता है, जोड़ देता है। दूसरा काम है कि अंडाणु के प्लाज्मा झिल्ली को भी तोड़ता कौन है, यही एंजाइम। तो ये 3 प्रकार का एंजाइम किसमें पाया जाता है, एक्रोसोम। समझ में आ गया, बात क्लियर है। अब क्या होगा कि ये तीनों एंजाइम यूज हो गया तो ये यहाँ से क्या हो गया, खत्म हो गया। समझ में आया बात।
अब यहाँ से अंदर आएगा आगुनित केंद्रक, किसका? शुक्राणु का। ये अंदर आ गया आगुनित केंद्रक। साथ साथ कौन आएगा? एक समीपस्थ तारक केंद्र भी आ गया। जैसे ही आया ये दोनों अंदर गया, ये यहाँ से निकल करके क्या होता है? खत्म हो जाता है और ये पूरा संरचना क्या हो जाता है? पूरी तरीके से पैक हो जाता है। ये समझ में आ गया बात? क्लियर है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेदन अवस्था बोला जाता है। क्लियर है? समझ में आ गया? फिर से बता दे, फिर से बता दें। वेदन अवस्था में क्या था कि 2 दिन तक कितना वेट किया था? 24 से 48 घंटा। उस बीच में अगर अंडाणु आ गया, शुक्राणु उसके साथ स्पर्श करेगा। स्पर्श करते ही जो द्वितीयक अंडक था वो 2 भाग में क्या होगा? टूट जाएगा। पहला भाग होगा अंडाणु का और दूसरा भाग होगा द्वितीय ध्रुवीय काय का। ये द्वितीय ध्रुवीय काय, ये तो क्या है? इसको बाहर निकलना था, तो बाहर निकलना था, तो जैसे ही ये स्पर्श किया, ये अपना रास्ता खोज लिया। इस रास्ता का क्या नाम है? सक्रिय ध्रुव। इस रास्ता से कौन निकलता है? द्वितीय ध्रुवीय काय निकल गया यहाँ तक। अब जैसे ही स्पर्श किया तो इसके शुक्राणु के सिर भाग में, खोपड़ी में क्या रहता है? इसमें एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या होता है? एंजाइमों का एक प्रकार का क्या है? समूह है। कितने प्रकार का एंजाइम पाया जाता है? 3 प्रकार का। ये एंजाइम कोरोना पाचन एंजाइम है, जो कोरोना के परत को क्या करेगा? तोड़ देगा। जोना लाइसिन एंजाइम जोना पेलिस्यूडा के परत को क्या करेगा? तोड़ देगा। ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम का 2 काम है। एक काम है कि इसका प्लाज्मा झिल्ली को इसका प्लाज्मा झिल्ली से जोड़ देगा और दूसरा प्लाज्मा झिल्ली को क्या करेगा? तोड़ेगा। लीक लेना काम। ठीक है, समझ में आ गया बात? अब ये दोनों जुट गया तो एक संरचना बना। उस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? कीपक। क्या बोलते हैं इसको? कीपक। तो ये कीपक ऐसा संरचना जिसको हम लोग बोलते हैं निषेचन कीपी भी बोला जाता है। तो यहाँ तक कहानी समझ में आ गया। इस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? वेदन अवस्था।